अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर ही बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी। मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर की है, साथ में मैंने कुछ वीडियोज़ लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वेलाउज अकेडमी इस्लामाबाद। ये है वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर मैं 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट की वीडियो थी और कायद आज़म की 14 पॉइंट्स थे, उन दोनों में मैंने बताया कि जो फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा इंडिया का, तो उसके लिए वो 2 डॉक्यूमेंट्स नेहरू रिपोर्ट और कायद आज़म की 14 पॉइंट्स बनाए गए थे। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नाम रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1935 में बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें जो है आपने नेहरू रिपोर्ट में जो पढ़ी, जो आपने कायद आज़म के 14 पॉइंट्स में पढ़ी, वो सारी चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी नेहरू रिपोर्ट की और कायद आज़म की 14 पॉइंट्स की, तो मैं उन वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ। आप लोग लाजमी देख लें ताकि आपको ये टॉपिक भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी अच्छे से समझ लग जाए उन वीडियोज़ की मदद से। तो इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट is the largest and the most important law passed by the British for the Indian before independence। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें लॉज डाले गए हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेज़ों ने बना के दिया था इंडिया के लिए आज़ादी से पहले। ऑब्वियसली पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यानी कि पाकिस्तान बना था 1947 में, और इंडिया भी 1947 में आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के कब्ज़े से। तो इस आज़ादी से पहले ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था, अंग्रेज़ों ने बना के दिया था। ठीक है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट और जो कायद आज़म के 14 पॉइंट्स हैं वो भी इसमें डाले गए थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा और लार्ज है। फिर आगे बताना है, इट वॉज मेड टू गिव मोर पावर्स टू इंडियंस वाल स्टिल कीपिंग द ब्रिटिश इन कंट्रोल। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डालेगी कि ज़्यादा पावर्स इंडियंस को दी जाए, यानी कि हिंदू एंड मुसलमानों को दी जाए, लेकिन जो मेन पावर्स थी कंट्रोल करने वाली वो अभी भी अंग्रेज़ों के हाथ में थी। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डालेगी। इट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल गवर्नमेंट एंड अदर रिफॉर्म्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर्स दी गई, जो कि हमने कायद आज़म के 14 पॉइंट्स में भी पढ़ा था कि कायद आज़म कह रहे थे कि प्रोविंस के इलाकों को भी पावर्स ज़्यादा मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस में मौजूद है उनको पावर्स ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो यही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डालेगी। उसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट है, उसके बारे में भी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। यानी कि आप समझ लें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें गवर्नमेंट को चलाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, फिर आपने बताना है कि दिस एक्ट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम पॉलिसीज़ एंड द रोल ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, ये जो एक्ट बनाया गया इसने मुसलमानों पे बड़ा असर किया और मुस्लिम लीग पे भी बड़ा असर किया। ठीक है, मुसलमानों पे इस तरह से असर किया कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ थी वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी गई। ठीक है, इस एक्ट में। और मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी जो मुसलमानों के लिए काम करती थी, उसने भी सारी जो एक्शंस लेने थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही एक्शंस लेने थे। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन में हमने बातें बतानी है।
मुस्लिम लीग के बारे में अगर नहीं पता तो इसकी भी मैं वीडियो कल या टॉप पे लगा देती हूँ, आप लाजमी वो मुस्लिम लीग की वीडियो देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखी। फिर आता है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर हमने इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन देना है। मीनिंग में आपने मीनिंग देना है अ लॉ मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। हमने बताने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक ऐसा लॉ बनाया गया, किसने बना के दिया? अंग्रेज़ों ने बनाया। यानी कि अंग्रेज़ों की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ही इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बनाया। किस लिए बनाया? ताकि इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करेगी, यानी कि काम कैसे करेगी अपने इदारों में इंडिया के अंदर, इसी पर्पस के लिए ये एक्ट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। फिर आपने दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिख के बताना है अ लॉ दैट गिव इंडियंस मोर कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फेडरल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया, इंडियंस को यानी कि हिंदू एंड मुसलमानों को प्रोविंसेस के इलाकों में ज़्यादा कंट्रोल दे दिया कि इस इलाके में जो भी मुस्लिम या हिंदू लीडर वोट की मदद से आएगा और गवर्नमेंट के इदारे में बैठेगा प्रोविंस के इलाकों में, तो उनके पास ज़्यादा पावर्स होंगी उन हिंदू और मुस्लिम लीडर्स पे प्रोविंसेस को चलाने की। उसके साथ साथ जो फेडरल सिस्टम है वो भी पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया गया। फेडरल सिस्टम क्या होता है वो हम सुनते हैं। फेडरल सिस्टम होता है कि पूरे इंडिया में एक मेन गवर्नमेंट होती है, वैसे ही जो छोटे इलाके हैं जैसे कि छोटे प्रोविंसेस है वहाँ पे भी गवर्नमेंट होती है। तो इस तरह की जो अलग गवर्नमेंट है यानी कि प्रोविंसेस के अलग और मेन गवर्नमेंट अलग, इसी सिस्टम को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है डेफिनेशन की। इसमें हमने बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लॉ है जिसकी मदद से क्या हुआ कि प्रोविंस के इलाकों को ज़्यादा पावर दी गई, यानी कि प्रोविंस में जो गवर्नमेंट है उनकी पावर्स बढ़ा दी गई। फेडरल स्ट्रक्चर भी पहली दफ़ा बनाया गया। फ्री फेडरल सिस्टम की बात करें और इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन की ऑप्शन मिली। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट में इंडियंस लोग वोट की मदद से आ सकते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है। वाइल मेंटेनिंग ब्रिटिश कंट्रोल, यानी कि बेशक इंडियन लोग वोट दे के गवर्नमेंट के इदारों में बेशक आ जाएं लेकिन अंग्रेज़ों का कंट्रोल रहेगा इंडियंस के ऊपर। ये बात यहाँ बताई गई है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये भी आपने बतानी है कि ब्रिटिश लोगों ने डिफेंस पे और फॉरेन अफेयर्स पे अपना कंट्रोल रखा, यानी कि अंग्रेज़ों ने आर्मी पे और अंग्रेज़ों का जो दूसरे मुल्कों के साथ जो रब्ता है इसको फॉरेन अफेयर्स कहते हैं, उस पर अपना कंट्रोल रखा। ये जो कंट्रोल है वो इंडियंस को नहीं दिया अंग्रेज़ों ने। ये पॉइंट हमने बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। फिर हमने बैकग्राउंड देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। इसमें बैकग्राउंड आएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म। अगर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म हमने नहीं देखा उसकी मैं लिंक लगा देती हूँ यहाँ टॉप पे, आप लाजमी देख लें। तो इन दोनों एक्ट्स में, इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में और नेहरू रिपोर्ट में, इन दोनों की मदद से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ईजाद हुआ। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म और नेहरू रिपोर्ट की वीडियोस पूरी देख लें और जो इन्फॉर्मेशन उसमें डिटेल से दे रखी है इन टॉपिक्स की, वो इन्फॉर्मेशन आपने इसके अंदर ज़्यादा सारी लिख देनी है पैराग्राफ की तरह, ताकि लंबा सा आंसर बन जाए, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे यानी कि इस रिफॉर्म की भी और नेहरू रिपोर्ट की भी, तो एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा कि आपको नॉलेज ज़्यादा है। ठीक है। बेशक उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूछा है लेकिन जब आप ज़्यादा चीज़ें बता दोगे इनके बारे में भी तो अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने बताना है ना कि इन रिफॉर्म्स की वजह से जो है इंडियंस को यानी कि मुसलमान और हिंदूज को गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा पावर दी गई। ज़ाहिर बात है जब आप डिटेल इनकी दोगे, लिखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है रोल ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का हमने रोल बताने का, जो मुस्लिम लीग है वो चाहते थे, यानी कि मुस्लिम लीग की पार्टी चाहती थी कि मुसलमानों को ज़्यादा राइट्स दिया जा सकें और वोटिंग सिस्टम उनका अलग से हो सके, इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया। तो ये बात हमने बता दी यहाँ पे। नेक्स्ट मकसद बताना है ब्रिटिश एम। ब्रिटिश वांटेड टू गिव लिमिटेड पावर्स टू इंडियंस बट रिटेन कंट्रोल ओवर द मेजर डिसीजंस। अंग्रेज़ चाहते थे, अच्छा अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि दोनों बंदों के आपने ना नीयत बतानी है। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि मुसलमानों को राइट्स मिल सकें और सेपरेट इलेक्शन प्रोसीजर उनका मेंटेन रहे, लेकिन अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि इंडियंस, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और हिंदूज़ भी, कि इन लोगों को, इंडियंस को कम से कम पावर्स दी जाए गवर्नमेंट में और ज़्यादा पावर्स किन के हाथ में रहे, अंग्रेज़ों के हाथ में रहे। तो इस तरह से ये लोग अपनी अपनी चीज़ें चाहते थे। तो यही चीज़ें क्या हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डालेंगी कि इसमें इंडियंस को यानी कि हिंदूज़ को और मुसलमानों को राइट्स भी दिए गए कि वो गवर्नमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी सीटें बढ़ा दी गई, लेकिन जो मेन कंट्रोल था वो ब्रिटिश के हाथ में ही था।
ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डाली, यानी कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सारे बंदों को खुश कर दिया, यानी कि हिंदूज़ को भी, मुसलमानों को भी और अंग्रेज़ों को भी, क्योंकि इसमें हर बंदे का बराबर का जो है पावर्स दे रखी है। अब आपने क्वालिटीज़ बतानी है, यानी कि फ़ीचर्स बताने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो मैंने तकरीबन यहाँ पे 6 क्वालिटीज़ डाली है, तो हम इन 6 क्वालिटीज़ को एक एक करके समझते हैं। पहला आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है प्रोविंसेस के पास ज़्यादा पावर्स आ जाना, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब है पावर्स इनकी बढ़ जाना, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया कि प्रोविंसेस के इलाकों में गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो ऐसा कर दिया कि प्रोविंसेस खुद को खुद संभाल सकें। इसी को कहते हैं प्रोविंसेस के पास ज़्यादा पावर्स आना, ठीक है। यहीं पे बात लिखी गई, प्रोविंसेस कुड गवर्न देमसेल्व्स। गवर्न मीन्स खुद को खुद चला सकती हैं, और मोस्ट मैटर्स, यानी कि प्रोविंस के इलाके में जो मसला लग जाए, जो मैटर हो जाए ना, उस मामलात में प्रोविंसेस की गवर्नमेंट खुद को मैनेज करे, ना कि उनको मेन गवर्नमेंट से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़े। तो ये बात यहाँ बताई गई है। फिर आपने बताना है कि गवर्नर्स हैड लिमिटेड ब्रिटिश कंट्रोल। गवर्नर्स कौन होते हैं? गवर्नर्स वो लोग होते हैं जो प्रोविंसेस के इलाकों में हेड बनते हैं, वोट, यानी कि गवर्नर्स मतलब समझ लें कि जो इंडियंस लोग हैं ना, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, मुस्लिम लीडर्स और जो हिंदू लीडर्स, उनको जो वोट मिलेंगे ना, तो वो उस प्रोविंस के इलाके में हेड बन जाएंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बना होगा प्रोविंस में, वहाँ पे ये हेड बन जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों को हम गवर्नर्स कहते हैं, यानी कि जो लोग वोट लेके प्रोविंस में आके गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट कर देता है, तो वो गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों का उन गवर्नर्स पे कंट्रोल रहेगा, सही है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है फेडरल स्ट्रक्चर की। फेडरल स्ट्रक्चर में हमने बताना है कि इट इंट्रोड्यूस्ड इन अ फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ना प्रोविंसेस की जो इलाके हैं और जो स्टेट्स हैं, उन सब के लिए अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। ये बात यहाँ बताई जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि बाकी प्रोविंस और स्टेट्स के अंदर अलग से गवर्नमेंट तो होगी, लेकिन जो मेन बड़ी वाली गवर्नमेंट है, जिसको हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास पावर्स होंगी डिफेंस की, फॉरेन अफेयर्स की, फाइनेंसेस की। यानी कि जो बाकी की गवर्नमेंट है, जो प्रोविंस के इलाके में बनाई जाएगी इंडिया में और स्टेट्स में जो होंगी, उनके पास ये वाली पावर्स नहीं होंगी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स की और फाइनेंसेस की। इसीलिए मैंने इसको बोल्ड करके लिख दिया कि ये मेन पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, ठीक है। फिर आगे आता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज़ हैड सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें हमने बताना है कि मुस्लिम्स और मुस्लिम जैसे ही और लोग जो कम तादाद में एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, इन सब लोगों के पास सेपरेट वोटिंग और सेपरेट इलेक्शन का प्रोसीजर मेंटेन रहेगा। ये चीज़ यहाँ बताई गई है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। पहले मैं आपको लेजिस्लेचर समझा देती हूँ। लेजिस्लेचर होता है लॉ डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है लॉज बनाना। इसलिए जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट लॉज बनाती है, उनको हम नाम दे देते हैं लेजिस्लेचर का, ठीक है। लेकिन अगर इसी लेजिस्लेचर के साथ बाय कैमरल आ जाए, तो बाय कैमरल का मतलब है इस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में 2 ब्रांचेस हो गई हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर के बारे में मैंने बताया कि ये लॉ का डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये पूरा लॉ का डिपार्टमेंट है। लेकिन इसी लॉ के डिपार्टमेंट के अंदर 2 हिस्से बन गए हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, ठीक है। तो अब इंडिया के अंदर जो अपर हाउस है उसका नाम रखा गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस का नाम रखा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि ये एक ही डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें 2 अलग अलग जो है ब्रांचेस रखी गई हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, इसी एक ही डिपार्टमेंट में। अपर वाले का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर वाले का नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और इन दोनों ब्रांचेस का काम होता है लॉज बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है गवर्नर्स पावर। जो प्रोविंसेस के इलाकों में गवर्नर्स होंगे, उनके क्या पावर्स हैं? आपने बताना है कि गवर्नर्स हैड स्पेशल पावर्स टू कंट्रोल प्रोविंसेस इन इमरजेंसीज। गवर्नर्स के पास एक ख़ास पावर होएगी। वो ख़ास पावर क्या है कि अगर प्रोविंस के इलाके में किसी किस्म की इमरजेंसी लग जाए, तो उन सिचुएशंस पे गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, गवर्नर्स खुद से
इमरजेंसी सिचुएशन पे एक्शंस ले सकती है। ये ख़ास पावर्स है जो सिर्फ गवर्नर्स के पास होती है। और गवर्नर्स की पावर वो क्या है, इमरजेंसी के वक्त में कोई मतलब अचानक मसला बन जाए प्रोविंस के इलाके में, तो वहाँ पे गवर्नर्स खुद से एक्शन ले सकते हैं बगैर ब्रिटिश की परमिशन के भी। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन फॉर द माइनॉरिटीज़। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदूज़ के इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में कौन होते हैं, हिंदूज़ होते हैं, ठीक है। और कम तादाद में होते हैं मुसलमान, सिख, क्रिश्चियंस। ये सारे लोग जो होते हैं इनको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं क्योंकि ये तादाद में कम होते हैं। और हिंदू तादाद में ज़्यादा है इसलिए हिंदू को हम कहते हैं मेजॉरिटी, और कम तादाद वालों को माइनॉरिटीज़। तो आपने यहाँ बताना है कि मुसलमान, सिख और क्रिश्चियंस और भी अदर माइनॉरिटी जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, उन सब की सीटें रिजर्व की जाएंगी गवर्नमेंट के अंदर। और कौन सी गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी कि ये लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, यानी कि गवर्नमेंट का वो इदारा जो लॉज बनाता है, उसी गवर्नमेंट के इदारे के अंदर जो प्रोविंस की सीटें हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटें हैं वो इन माइनॉरिटीज़ के लिए सेव की जाएंगी। अब यहाँ पे आके आपने इम्पोर्टेंस देनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसने प्रोविंसेस के इलाकों को जो प्रोविंसेस के इलाकों में गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर्स दे दी गई। यानी कि इंडियंस चाहे वो मुस्लिम भी ही हो, यानी कि इंडियंस में ऑफ कोर्स हिंदू एंड मुसलमान दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इंडियंस जिसमें मुसलमानों को भी शामिल किया गया है, इनके पास ये पावर्स रहेंगी कि प्रोविंसेस के मामलात में ये खुद को चला सकें। जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया था कि जो प्रोविंसेस हैं उनकी गवर्नमेंट जो होगी वो खुद को चलाएगी। यानी कि प्रोविंस में कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रोविंस की गवर्नमेंट ही वो प्रॉब्लम सारी हैंडल करेगी। तो ये पावर्स मुस्लिम लीडर्स के पास भी रहेगी और हिंदू लीडर्स के पास भी रहेगी। ये बात इसमें हमने बतानी है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है माइनॉरिटीज़ की, कि जो माइनॉरिटीज़ होंगी यानी कि वो लोग जो तादाद में कम है, उन तादाद में जो कम लोग हैं उनकी सीटें भी जो है गवर्नमेंट के अंदर सेव रहेगी। इसी वजह से जो मुसलमान हैं उनको पॉलिटिक्स में राइट्स दिए गए कि मुसलमानों की भी सीटें रिजर्व रहेंगी, ठीक है। सेम ही बात है जो ऊपर हमने 10 दफ़ा पढ़ी है वो बार बार दोहराई जाएगी यहाँ पे भी। पर स्ट्रेंथन द मुस्लिम लीग, स्ट्रेंथन मीन्स कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिम लीग को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। कैसे कि मुस्लिम लीग पहले से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती थी पॉलिटिक्स में एंड इन्फ्लुएंस प्रोविंशियल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब ये मुस्लिम लीग प्रोविंस की गवर्नमेंट को और जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, बड़ी वाली जो गवर्नमेंट है, उस पर अपना असर दिखा सकती थी, ठीक है। स्टेप्स टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़े हैं, इसी ने क्या किया कि लेड द फाउंडेशन फॉर द इंडियन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने ना फ्यूचर के इंडिया के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इंडिया कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। लेकिन अब याद रखें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ये आज़ादी से पहले का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो याद रखें 1935 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि आज़ादी से पहले का बना गया। आप सोच रहे हो कि इंडिया तो ऑलरेडी आज़ाद है, नहीं आज़ाद नहीं है। इस इंडिया पे किसने कब्ज़ा किया हुआ है? अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश पीपल ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो ज़ाहिर बात है 1947 में जब पाकिस्तान बनेगा उसी वक्त ही इंडिया आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि उसी वक्त अंग्रेज़ इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो वो वक्त क्या होगा कि इंडिया परमानेंटली अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया गया यही कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी के बाद भी इंडिया में यूज़ किया जाएगा, यही बात यहाँ बताई जा रही है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें बताना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टिल कंट्रोल्ड की एरियाज लाइक डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज़। आपने बताना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो मेन गवर्नमेंट है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स है, इसके बारे में बताना है कि इसके पास अभी भी डिफेंस की एंड फॉरेन की पॉलिसी, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स के मामलात ये गवर्नमेंट अभी भी डील कर सकती है, ठीक है। यानी कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है फ्यूचर में भी अगर इसमें थोड़ी सी चेंजेस की जाएँ आज़ादी के बाद भी, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिफेंस की और फॉरेन पॉलिसी की पावर्स रहेंगी। डिफेंस की पावर्स क्या होती हैं? आर्मी को कंट्रोल करने वाली पावर्स। फॉरेन अफेयर्स वाली पावर्स कौन सी होती हैं? दूसरे मुल्कों के साथ डीलिंग करने वाली पावर्स। तो ये पावर्स किनके पास रखी गई हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो मेन सबसे बड़ी गवर्नमेंट है। गवर्नर्स हैड स्ट्रॉन्ग पावर्स ओवर रूल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी गवर्नर्स के बारे में बताया गया कि गवर्नर्स के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स मेंटेन रहेगी। फिर आता है नॉट अ कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसने इंडिया को अकेले चलाने के लिए अभी भी काबिल नहीं बनाया, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ब्रिटिश लोगों ने
अपने कंट्रोल को मेंटेन रखा था। इसलिए इंडिया के लिए ये अभी भी एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। लेकिन जब आज़ादी आएगी 1947 में, जो कि आगे आएगी टॉपिक वाइज, तो उस आज़ादी में यही कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से इंडिया यूज़ करेगा अपने लिए, जिसमें वो चेंजेस कर देगा। यानी कि जहाँ पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल था वहाँ से वो अंग्रेज़ों का कंट्रोल ख़त्म करके परमानेंटली अपने आप को, यानी कि अपने इंडियंस को उसमें डाल देगा। यानी कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखवाई हुई थी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वो हटा दी जाएंगी आज़ादी के बाद। तो ये बात यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके बता दी कि आगे क्या होने वाला है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। फिर कंक्लूजन आ जाता है, जो भी ऊपर पढ़ा है वो दोबारा कंक्लूजन में लेके ख़त्म कर देना है। इतना ही है इस वीडियो में।